हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क को समझा था। अब से नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा की नॉर्मल डेफिनेशन कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, या आप कह सकते हो कि आप उतना ही कार्य कर सकते हैं जितनी की उसमें ऊर्जा है। अब ऊर्जा के लिए आप फूड जो लेते हैं उससे आपको एनर्जी जो मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसी के थ्रू आप उसको कार्य में कन्वर्ट करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है वो कार्य के बराबर ही होगी। आप कार्य उतना ही कर पाएंगे जितनी ऊर्जा होगी, और जितनी ऊर्जा होगी उतने आप कार्य कर पाएंगे। तो इनकी मात्रक भी समान होंगे और इनकी विमा भी समान होगी। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऊर्जा की विमा निम्न के बराबर है। आपको 3 या 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से एक ऑप्शन कार्य का होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कार्य की विमा और ऊर्जा की विमा दोनों समान होगी, इनके मात्रक भी समान होंगे। तो ऊर्जा का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक। ऊर्जा का ऐसा ही जो मात्रक होता है वो जूल होता है, और जो यूनिट सिस्टम में जो भी इनके मात्रक होंगे वो इनके समान ही होंगे, कार्य और ऊर्जा के। विमा आपने निकाली हुई है, फर्स्ट यूनिट में हमने निकाल ली थी m1L2 T-2। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो ऊर्जा बहुत सारे रूप में होती है। गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है। बहुत सारी ऊर्जाओं का रूप है, लेकिन यहाँ पॉलिटेक्निक के सिलेबस में आपके जनरली 2 ही ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को देखते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की 2 डेफिनेशन है, एक जो उसके बेसिक सेंस को समझाती है, दूसरी डेफिनेशन उसके फॉर्मूले को डिराइव करने में यूज आएगी। तो पहली डेफिनेशन क्या है? किसी भी पिंड की वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है। गतिज ऊर्जा है तो पिंड की कौन सी ऊर्जा है? जो उसकी गति के कारण होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं? यह पिंड द्वारा किए गए उस कार्य के बराबर है। हम इस कार्य को कैलकुलेट करेंगे, कार्य को। यह पिंड द्वारा किए गए उस कार्य के बराबर है जो बाह्य बलों के विरुद्ध किसी पिंड को स्थिर अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। तो हमने कार्य क्या किया है कि कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो बाह्य बलों के विरुद्ध उस पिंड को हमको किस अवस्था में लाना है? स्थिर अवस्था में लाना है। तो हम कोई ऐसे काम की कल्पना करेंगे कि कोई गतिमान वस्तु है, उसको हम बाह्य बलों के विरुद्ध स्थिर अवस्था में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उस स्थिति में हम जो कार्य करेंगे वो कार्य ही किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालने के लिए हम मानते हैं कि m द्रव्यमान का कोई पिंड है, उसके ऊपर F बल आरोपित होता है। प्रारंभ में उसका जो वेग है वो v बराबर 0 है। बल आरोपित होने की वजह से वो विस्थापन स्टार्ट करता है। कुछ समय बाद में हमने मान लिया कि वो d दूरी तक विस्थापित होता है, जहाँ पे उसका वेग v हो जाता है। 0 से लेके अगर v तक वेग में परिवर्तन होता है तो इस स्थिति में यहाँ पे त्वरण जरूर होगा a। तो न्यूटन की गति का अगर मैं थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई करूँ तो थर्ड लॉ से इक्वेशन कौन सी आती है? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और s यहाँ पे विस्थापन है। इनके मान अगर मैं इस स्थिति से रख देती हूँ तो अंतिम वेग तो यहाँ पे हमारे पास में v था, प्रारंभिक वेग v इक्वल्स टू 0 था तो यहाँ पे 0 आ गया, प्लस 2a, a यहाँ पे त्वरण उत्पन्न हुआ था तो a आ गया। विस्थापन यहाँ पे हमारा d ले रखा है तो विस्थापन हम यहाँ पे d रख देंगे। इस इक्वेशन से अगर a की वैल्यू निकाली जाए तो 2d जो होगा वो v स्क्वायर के अपॉन में चला जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई है v स्क्वायर अपॉन 2d। कार्य का सूत्र हमें पता है, बल इंटू विस्थापन। हमें पता है कि जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है, तो बल और विस्थापन के बीच में लगने वाला कोण कितना है? 0 है। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको FD कोस थीटा करके FD रख सकते थे। मैंने थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कार्य की वैल्यू मैंने यहाँ पे F का फॉर्मूला पुट कर दिया। MA त्वरण भी सदिश राशि होता है, इसलिए a के ऊपर वेक्टर लग गया। द्रव्यमान सदिश राशि नहीं होता है, वो अदिश राशि होती है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि बल और विस्थापन के बीच में बनने वाला कोण कितना है? 0 डिग्री। तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया है कार्य का? MAD। a की वैल्यू जो आपने इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ से निकाली थी उस वैल्यू को आपको यहाँ पे रख देना है। तो समीकरण 1 से अब कार्य का सूत्र आ जाएगा MD, यहाँ से बच रहा था a की वैल्यू रखोगे v स्क्वायर अपॉन 2d, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 mv स्क्वायर।
ये क्या निकला है, किया गया कार्य। गतिशील पिंड को रोकने में हमें जो कार्य करना पड़ा है वो कार्य निकला है हाफ mv², और यही कार्य पिंड में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी क्या होगा, 1/2 mv²। इस तरीके से हम गतिज ऊर्जा का सूत्र निकाल लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वही, यहाँ पे भी दो डेफिनेशन होगी। पहली डेफिनेशन जो उसके बिल्कुल बेसिक सेंस को समझाएगी, और दूसरी डेफिनेशन से हम उसकी वैल्यू को निकालेंगे, फॉर्मूले को निकालेंगे। तो वह ऊर्जा जो पिंड की स्थिति, स्थिर अवस्था हो या उसकी स्थिति हो या उसके अभिविन्यास हो, उसके कारण जो उसमें संचित ऊर्जा होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। दूसरी डेफिनेशन, पृथ्वी की सतह पर अगर कोई पिंड उपस्थित है उसको गुरुत्व बल के विरुद्ध ऊपर उठाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो किया गया कार्य ही पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब यहाँ पे हमें कार्य कौन सा करना पड़ा है, जो कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, लेकिन कार्य कौन सा है कि पृथ्वी की सतह पर अगर कोई पिंड रखा हुआ है, मान ली कि यहाँ पे m द्रव्यमान का पिंड था, उसको मैं गुरुत्व बल कहाँ रखना चाहता हूँ, उसको पृथ्वी की सतह पर रखना चाहता है, लेकिन गुरुत्व बल के विरुद्ध अगर मैं उसको पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर उठाती हूँ तो उठाने के लिए मुझे जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो मान लिया कि m द्रव्यमान का कोई पिंड यहाँ पे स्थित था, उसको मैंने h ऊंचाई तक ऊपर उठा लिया। अब यहाँ पे जो बल कार्यरत होगा वो किसके बराबर होगा, उसके भार बल के बराबर होगा। लगने वाला बल जो होगा वो उसके भार के बराबर होगा, और भार का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, m इंटू जी। तो कार्यरत बल कितना हो जाएगा, mg, और h ऊंचाई तक उठाने में जो किया गया कार्य है, कार्य क्या होगा, बल इंटू विस्थापन। तो बल कितना लग रहा है, mg, और विस्थापन कितना हुआ उसका, h। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, mgh। स्थितिज ऊर्जा का यही फॉर्मूला हम जनरली जानते हैं, mgh। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आता है। तो ये एनर्जी के दोनों टॉपिक हो गए हैं। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ हम प्रूफ करके देखेंगे किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू स्टूडेंट्स।